दो तरीके के इन्वर्जन हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे पार्शियल इन्वर्जन और एक देखेंगे कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, पार्शियल इन्वर्जन की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बन के आएगा और कंप्लीट इन्वर्जन का भी अलग स्ट्रक्चर बन के आता है। पार्शियल इन्वर्जन में आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले होता है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होता है। ये एक नॉर्मल सा भी स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, ठीक है। और कंप्लीट इन्वर्जन में कैसा भी वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के कहां होते हैं, पहले होते हैं। इसको पहले हो। इस दोनों इन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारे सामने जितने भी इन्वर्जन होंगे उसके पहले हमें एडवर्ब का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, एडवर्ब्स का यूज करना होता है। अब वो एडवर्ब्स कैसे होते हैं उसे थोड़ा सा हम लोगों को समझना होता है, ठीक है, कि आखिरकार एडवर्ब्स कैसे हैं। जब आपको मैं एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो और चीजें बहुत क्लियर होंगी, लेकिन अभी बस इतना समझ जाओ, इसके पहले आपको एडवर्ब रखना होगा या फिर एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। सेम बात यहां आएगा, इसके पहले आपको क्या रखना होगा, एडवर्ब या फिर क्या रखना होगा, एडवर्ब फ्रेज। अच्छा, एडवर्ब फ्रेज कहने का क्या मतलब होता है? देखो, सिंगल वर्ड होगा तो उसे एडवर्ब कहेंगे, सिंगल वर्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। लेकिन एक से ज्यादा वर्ड अगर एडवर्ब की तरह काम कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। ये हम लोगों को यहां पे ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया भाई साहब? एक सिंगल वर्ड होगा तो क्या कहलाएगा, एडवर्ब, और एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे, दो तीन, तो एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। अब ये जाके आपके इन्वर्जन का स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। इन्वर्जन का मतलब ही है कि किसी चीज के सिचुएशन को क्या करना, पहले कर देना, उल्टा कर देना, ऑपोजिट कर देना। अब सबसे पहला जो हमारा यूज आने वाला इन्वर्जन का, उस यूज में या कॉन्सेप्ट का हो यूज ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, इस यूज ऑफ इन्वर्जन में पहला जो स्ट्रक्चर मैं आपको दूंगा, आप इससे वाकिफ है। अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है नो सुनर से, ठीक है, किससे शुरुआत हो रही है, तो ये अपने साथ बेटा लेता है पार्शियल इन्वर्जन। कैसा इन्वर्जन लेता है, पार्शियल इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। ठीक है, अब आगे कुछ भी हो इस बात को याद रखिएगा, नो सुनर का कॉम्बिनेशन वर्ड कौन होता है, देन होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी वर्ब है, चाहे मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है, और फिर मेन वर्ब है, और लास्ट में फुल स्टॉप। इसमें से जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जैसे हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं कि होगा ही, रहेगा ही। ये सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ये है आपके इन्वर्जन का खेल, और यहां पे हमने पार्शियल इन्वर्जन यूज किया है। क्या यूज किया बेटा, पार्शियल इन्वर्जन। ये बस दिमाग में रखते चलिए कि कैसे काम कर रहा है। अच्छा, ये देन सही है, लेकिन इस देन के जगह पे अगर देन का यूज कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर बहुत बार एग्जामिनेशन में व्हेन का यूज रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये माइंड में सेट रखिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, पार्शियल इन्वर्जन को पहचान कैसे रहे, अगर गौर से देखोगे तो यही पार्ट जो है आपको दिखा रहा है क्या, पार्शियल इन्वर्जन। बात समझ आ रहा है? तो कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नो सुनर से होगी तो वहां पे हम पार्शियल इन्वर्जन का यूज करेंगे। इसको लिखिए, फिर आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
बनाइए तो जरा सा। नो सूनर तो यहाँ लिखा गया, इसमें कोई दिक्कत है क्या? जब इसमें नहीं दिक्कत है तो गलती कहाँ है ये बताइए। करे क्या मतलब दिक्कत तो नो सूनर में नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ गलती दिख रहा है बेटा। अभी अभी यानी नो सूनर के बाद या तो आता है हेल्पिंग वर्ब या क्या आता है ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट है केम है V2 है, तो V2 के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन होता है बेटा? डेड। तो इसके जगह पे आपको क्या लिखना होगा? नो सूनर डेड ही, और डिड आ गया तो फिर केम होगा या कम होगा? कम होगा। नो सूनर डिड ही कम टू माई ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। जो ही वो मेरे ऑफिस आया था तो ही क्या शुरू हो गया? वर्षा शुरू हो गया। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अगला बताओ सर, नो सूनर शी कंप्लीट्स, इसको सही कीजिए तो जरा क्या होगा बेटा? अच्छा, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ V2 था, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग कौन होता है? डज। नो सूनर डज सी कंप्लीट्स लिखे या कंप्लीट लिखे? क्यों लिखेंगे? क्योंकि सेंटेंस में जब डू डज डिड आ जाता है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करता है? फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या है ना कि सबसे बड़ी बात है, कुछ ऐसे भी बच्चे क्लास में होते हैं एक आध जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता, तब पर भी वो क्लास रेगुलर आते हैं इस आशा में कि आज समझ में आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आएगा। रीजन है कि वो घर पे कभी मेहनत नहीं करते, और शुरू से मेहनत नहीं किए हैं तो आगे जब सिलेबस बढ़ जाता है तो ऐसे भी नहीं समझ में आना। तो टाइम कभी नहीं खत्म होता है, देर कभी नहीं होता है। आप आज से भी चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो आगे देखो, नो सूनर डज सी कंप्लीट, जो ही वह काम कंप्लीट करती है, टास्क कंप्लीट करती है, उसकी माँ उसे किचन वर्क के लिए बुलाती है। तो सर यहां पे जब प्रेजेंट टेंस है तो मैंने कंजंक्शन में पढ़ा था कि आगे भी कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। तो यहां पे कॉल्ड का यूज नहीं करेंगे। हर मदर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? कॉल्स हर फॉर द किचन वर्क। बात समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा यहां देखो V2 है, यहां भी क्या यूज किया गया है? V2 का यूज किया गया। अब समझ में आ गया? अगला जो हमारे सामने पॉइंट आने वाला, इस पॉइंट से भी आप कहीं ना कहीं रूबरू हैं, उन्हीं सब चीजों को हम यहां पे रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं अलग तरीके से। एक वर्ड कौन होता है? हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, नेवर। ये बेसिकली अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब्स है। कैसे एडवर्ब्स है बेटा? नेगेटिव एडवर्ब्स। ये इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि अगर इनके क्लॉज में अगर आपको कोई नेगेटिव वर्ड दिख जाए तो वो गलती है। इन वाले क्लॉज में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? नेगेटिव वर्ड्स हैं। और ये भी अपने साथ पार्शियल इन्वर्जन लेते हैं। तो पार्शियल इन्वर्जन में क्या होगा बताओ? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। ये तो एक मिनिमम स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आगे बढ़ाते हैं, कभी मन किया आगे बढ़ाने का, तो इन सब के लिए हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के लिए मैंने क्या बोला? हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सॉरी, इस तीनों के लिए आने वाला जो कॉम्बिनेशन वर्ड होता है वो व्हेन होता है या फिर बिफोर। पढ़े हैं ऐसा? उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, फुल स्टॉप है। तो ये हम लोगों को बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहां से आते ही आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये बड़ी कमाल की चीज है। ये नेगेटिव एडवर्ब्स है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनका यूज नेगेटिव सेंस में किया जाता है। तो एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो आपका पैटर्न है, इसमें ये हमेशा अफर्मेटिव ही रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? अफर्मेटिव। मतलब इसे हम लिख लेते हैं ऑलवेज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब बेटा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या कर चुका है? नेगेटिव बना चुका है। बात समझ में आ रहा है? लिखो इसे, फिर हम आगे चलते हैं। और गौर से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये पार्शियल इन्वर्जन ले रहा है। याद रखिएगा, ये जो भी एडवर्ब्स हैं ये कहां होने चाहिए? स्टार्टिंग में होने चाहिए। कहां होने चाहिए?
स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। चलो आ जाओ, ये दोनों सेंटेंस देखो तो बन जाएगा क्या? बनाओ तो क्या बनेगा सर? ऐसा इसलिए होता ना, कभी भी नहीं देखा मैंने ऐसा लंबा बिल्डिंग, कभी नहीं भाई, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, गलत है। इसका किसका गाना था? अदनान सामी का, कभी नहीं कभी नहीं। तो सर यहाँ पे नेवर से स्टार्ट किया गया है, और जब नेवर से स्टार्ट है तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि इन्वर्जन होगा, पार्शियल इन्वर्जन। तो क्या करें बेटा, आई हैव में से क्या करें? ये तो गलत हो गया, क्या लिखना होगा? हाँ, हैव आई, आगे तो V3 है, हैव के अकॉर्डिंग ठीक है। नेवर हैव आई सीन सच ए टॉल बिल्डिंग। अच्छा इसमें दूसरा बताओ गलती क्या है? सेंटेंस किससे स्टार्ट है बेटा? चलो पार्शियल इन्वर्जन आएगा तो क्या करें? इसमें सबसे पहले क्या लिखे हैं? हैड शी, कंप्लीट। अरे बाबा, हैव हैज हैड के साथ क्या आता है? V3 आता है, तो कंप्लीट होगा या कंप्लीटेड? हाँ, तो यहां पे हमने क्या लिख लिया? कंप्लीटेड। और भी गलती है सेंटेंस में, गौर से देखो, हार्डली के साथ कॉम्बिनेशन वर्ड क्या आता है? हाँ, तो यहां पे नॉर्मली हम व्हेन का यूज कर देंगे, ठीक है। हार्डली हैड सी कंप्लीटेड द वर्क, मुश्किल से ही उसने काम कंप्लीट किया था। व्हेन सी वेंट होम, जब वह घर गई। स्कार्सली हो या फिर बेयरली हो, एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा हार्डली रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम जनरल केस की बात करते हैं, जनरल केस में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ऑलमोस्ट नॉट। मीनिंग क्या होता है? ऑलमोस्ट नॉट। ऑलमोस्ट नॉट का मतलब लगभग नहीं, ये ध्यान रखिएगा। लगभग नहीं का सेंस लेके आता है कौन? हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। हम ज्यादा फोकस हार्डली पे करेंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में स्कार्सली और बेयरली का यूज करके क्वेश्चंस नहीं के बराबर रहते हैं, ठीक है। नहीं ही रहेंगे, हार्डली ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। हार्डली के अलावा जो स्कार्सली बेयरली है उससे क्वेश्चंस हार्डली ही पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं? हार्डली का मतलब लगभग नहीं पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है? बराबर। तो ऐसे कंडीशन में इसका पोजीशन नॉट के पोजीशन पे होता है। किस पोजीशन पे होता है? नॉट का पोजीशन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नॉट का पोजीशन कहां होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब तक आप पढ़ चुके हैं, अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहां पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या रहेगा? ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बाद आप किसका पोजीशन देंगे? हार्डली का पोजीशन देंगे। हार्डली का मतलब हम बात किसकी किसकी कर रहे हैं? स्कार्सली, बेयरली, लेकिन एग्जामिनेशन में इसी को फोकस करना है, ठीक है। और इस हार्डली के बाद आपका मेन वर्ब रहता है, उसके बाद जो भी कुछ रहेगा वो आगे रह सकता है, ठीक है। मुद्दा क्या था कि नॉट का पोजीशन समझना है, और किसी भी सेंटेंस में नॉट का पोजीशन हमेशा मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। समझ में आ गया? ये नॉर्मल केस है, ऐसा नहीं है कि हार्डली कभी बीच में दिख जाए तो आपको टेंशन में आ जाए कि हार्डली तो सर बताए थे सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। हार्डली सेंटेंस के बीच में भी आएगा, लेकिन कहां आएगा बीच में? हेल्पिंग, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल से समझो। जैसे मानो लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को पहले देखिए, सोचिए गलत सही या क्या पूरा है अधूरा है क्या है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। आपको जो मैंने बात बताया कि यहां पे सर ये सेंटेंस लिखा गया देयर इज हार्डली एनी टी लेफ्ट, लगभग नहीं के बराबर चाय बचा है। बात समझो। तो अगर गौर से देखोगे तो यहां पे ये लेफ्ट आपको दिख रहा है, ठीक है सर, V3 के रूप में, और उसके लिए पैसिव वॉइस बचा है तो यहाँ पे इज का यूज किया गया। ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, ये तुम्हारा क्या है? मेन वर्ब है। इस दोनों के बीच में किसका पोजीशन आया है? हार्डली का।
अब आप बोलोगे ये एनईटी कहां से आ गया, जरूरत के हिसाब से हम ला सकते हैं, कोई जरूरत वाली बात है तो हम जरूर यूज करेंगे। देयर इज हार्डली एनईटी लेफ्ट। अब हार्डली यहाँ पे क्या है बेटा, एडवर्ब है। क्या है बेटा, एडवर्ब है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। टी क्या है यहाँ पे, नाउन है। नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के पहले जो आता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों को समझना है सीक्वेंस को, कि हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। इसको ऐसे समझो, मैंने लिखा शी हार्डली कम्स हियर। अब यहां तुम्हें समझ में आएगा क्या लिखा गया, बोलो जरा। शी हार्डली कम्स हियर। मुद्दा क्या है कि मैंने हार्डली का पोजीशन जो दिखाया है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि इस हार्डली का पोजीशन हमेशा जो है मेन वर्ब के पहले रहेगा। किसके पहले रहेगा, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब तो ब्रैकेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये तो कंपलसरी नहीं ना है, जरूरत पड़ेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब देंगे, जहां नहीं जरूरत है वहां से किससे काम चला रहे हैं, मेन वर्ब से काम चला रहे हैं। तो बात यही निकल के आया कि मेन वर्ब के पहले होना चाहिए। शी हार्डली कम्स हियर का मतलब वह लगभग नहीं के बराबर यहां आती है, मुश्किल से ही नहीं के बराबर है। वो यहाँ आती है क्या जी ना, तो 3-4 साल से तो नहीं है, मुश्किल ही से ही यहाँ आती है, नहीं के बराबर आती है, लगभग नहीं के बराबर आती है। तो यहाँ पे आप हार्डली का पोजीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेन वर्ब से पहले होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए कि मेन वर्ब के पहले, अगर हार्डली को मेन वर्ब के बाद रख दे, सी कम्स हार्डली हियर, तो फिर मामला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों अपनी जगह सही है, लिख लीजिए। कैन या कुड प्लस हार्डली प्लस मेन वर्ब। कैन या कुड प्लस हार्डली प्लस मेन वर्ब, आगे सब्जेक्ट वगैरह आएगा। अब जब ये चीज आपके सामने आता है ना, तो ये कैन कुड जो होता है बेसिकली एबिलिटी को दिखाता ही है, साथ में जोर डालने का काम करेगा, अच्छा, हार्डली का मीनिंग क्या हो रहा है, जोर डालने का काम करेगा। कोई काम लगभग नहीं हो सकता है, लगभग नहीं हो पाएगा, ऐसा रख लो, ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये समझने के लिए आप लिख सकते हैं, इसको लिखिए। जोर डालने के लिए, जोर डालने का काम करेगा, कोई काम लगभग नहीं हो पाएगा या फिर बहुत मुश्किल है। ये जो पॉइंट है ये मेंस का पॉइंट है, आपके पीटी में इससे क्वेश्चंस नहीं के बराबर रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जरा। आई हार्डली कैन कीप माई आईज ओपन। आई हार्डली कैन I hardly can keep my eyes open। बनाइए जरा इस सेंटेंस को, सही कीजिए, तो सेंटेंस को सही कीजिए। सही हो गया?
क्या सही किया बताइए, गलती क्या है इसमें? सर पोजीशन देखो जरा, कैन और कुड के बाद हार्ड लिए तो कैन और कुड आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब कौन है बेटा? हाँ तो बस, और ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इस हार्डली को उठा के इस पोजीशन पर रख दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा इस तरीके से और लिख लीजिएगा आई कैन हार्डली। अच्छा ऐसा नहीं तो है जब बहुत धूप पड़ते ना, कोई फोटो खींचने के लिए क्या भाई जल्दी खींच भाई, मुश्किल से आंख खुल सकता है, अब फोटो खींचो, ऐसे आ गया भाई फिर से, तो कभी ऐसा हाथ रखना पड़ता है, ठीक है। तो मुश्किल से ही आंख, क्या लिख रहा है कि आई कैन हार्डली कीप माई आईज ओपन, बहुत मुश्किल से ही मैं अपनी आंखों को खोल रख सकता हूं, मतलब ना हो पाएगा मुझसे। क्लियर है? लिख लीजिए जल्दी, सही कर लीजिए। क्या मैंने कहा? ओनली प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। ओनली के साथ क्या लगा होगा? टाइम एक्सप्रेशन लगा होगा। ऐसे कर, एक सेकेंड, ठीक, टाइम एक्सप्रेशन होगा और इसके साथ इन्वर्जन। तो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्जन का स्टार्टिंग प्राय किससे होता है? एडवर्ब से। किससे होता है? एडवर्ब से ही होगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कहा जा रहा है कि इसके बाद सर ने कहा है पार्शियल इन्वर्जन। क्या कहा? पार्शियल इन्वर्जन तो जानते हैं ना क्या होता है? क्या होता है पार्शियल इन्वर्जन? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद और उसके बाद मेन वर्ब, आगे कुछ आ सकता है। अब यहां पे देखो गौर से, टाइम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो बेसिकली ये जो टाइम ऑफ एक्सप्रेशन होता है ये एडवर्बियल फ्रेज होता है। कैसा होता है? एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड्स को दिखाने वाले टाइम होंगे और ये तो यहां ओनली है ही, ओनली अपने आप में एडवर्ब होता है। एडवर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है, इसलिए ओनली का यूज किया गया, उसके बाद एडवर्बियल फ्रेज का यूज किया गया, उसके बाद ये स्ट्रक्चर है। इसको पूरा लिखो, एक सेकेंड, इसको पूरा लिखो, फिर हम आते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। बेसिकली मैंने क्या बोला, क्या रहता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इस टाइम को दिखाने वाला या तो एडवर्ब होगा, सिंगल वर्ड होगा तो, या फिर एडवर्बियल फ्रेज होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है। अभी हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, लिखो पहले से। ओनली के साथ हमने जो जोड़ा है एडवर्बियल फ्रेज हो, एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाएगा, मेनली किस चीज को दिखाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाएगा। अब एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखाएगा, ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जहां ओनली से स्टार्ट होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि वो कुछ और भी, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग पता लगा, वहां पे हो सकता है कि कोई नंबर को दिखाने वाला हो, जैसे ओनली 5 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, ठीक है, तो उसकी बात हम छोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें तो मैंने लिखा ओनली देन, क्या लिखा मैंने? ओनली देन, ठीक है। देन किस चीज को दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है। मैंने कहा ओनली यस्टरडे, ठीक है, ये भी आपके टाइम को दिखा रहा है अगर हम सही से समझने की कोशिश करें तो। इसके बाद हम लिख सकते हैं ओनली द नेक्स्ट डे, ओनली द एंड ऑफ द मंथ। आप बस देखते जाइए मैं लिख क्या रहा हूं।
only when I was a child। अब जिसको मैं हाईलाइट करूंगा उस पर थोड़ा सा गौर करना। ये देन, yesterday, the next day, the end of the month, when I was a child। अगर गौर से एक चीज देखो तो ये देन टाइम को बताने वाला एक वर्ड है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे एडवर्ब। यस्टरडे भी एक वर्ड है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे एडवर्ब। यहां टाइम, द नेक्स्ट डे एक वर्ड है या एक से ज्यादा वर्ड्स है, तो इसी को हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। क्या बोलते हैं बेटा? एडवर्बियल फ्रेज। और बाकी तो आगे लगा सकते हैं एडवर्बियल, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। ठीक है, यहां देखो द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के अंत में, यहां कोई सब्जेक्ट वर्ब है नहीं, लेकिन ये पूरा का पूरा एक से ज्यादा वर्ड है, तो इसे भी क्या बोलेंगे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम। और ये अगर गौर से देखने की कोशिश करें तो ये क्या है एडवर्ब क्लॉज। ये अपने आप में क्या है बेटा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। क्लॉज क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट दिख रहा है, एक वर्ब दिख रहा है। मुद्दा क्या है ना कि ये सभी के सभी, अगर हम बात करते हैं बाबू इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखो, क्योंकि अब इन्वर्जन का लेवल, इन्वर्जन पढ़ने का मतलब होता है कि आप बहुत सारी चीजों को समझ रहे हैं। आप एडवर्ब समझ रहे हैं, आप क्लॉज समझ रहे हैं, आप फ्रेज समझ रहे हैं, तब तो इन्वर्जन समझेंगे। अब पहले दिन इन्वर्जन पढ़ाएंगे, कुछ नहीं तुम्हें समझ आएगा, फिर तुम कहोगे क्या पढ़ा रहे हैं सर। बात ये हो जाता। अभी एक बच्ची आई हुई थी, वो ऑनलाइन करती, यहाँ ऑफलाइन छोड़ दी, वो आप लोग के बैच में या किसी बैच में आती थी, या फिर शाम वाले बैच में, दुबले पतले वो गाय घाट से आती है, एक बार लाइब्रेरी करती है, तो रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर आप नहीं पढ़ा रहे, टारगेट वहां सर का जो है वीके सर क्या इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनका टारगेट ऑनलाइन करते हैं, कुछ नहीं समझ आता है। हम जो सोचते हैं हम इतना पढ़े हैं तो इतना समझ में आ रहा है, एक ही चीज को 5 जगह 5 बार बताते हैं, फिर वैसे बताएंगे जैसे लगता है दुनिया का सब कुछ सिर्फ वो ही जानते हैं और दुनिया में कोई नहीं जानता है। सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? सर हम बहुत, मतलब लग रहा था कि रो देगी। अभी लाइब्रेरी से निकल के घर जा रही थी, तो हम बोले कि बाबू हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो नहीं सर, आपके पढ़ाने का तरीका अलग है कि आप एक बार पढ़ा दिए तो वो हर जगह काम आता है। सही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा सिलेबस हर जगह से मिला के बनाया हुआ है। हर जगह मतलब क्या, पूरे सिलेबस में अगर मेनी को पढ़ना है डिटर्मिनर की तरह, और मेनी को पढ़ना है अगर तुमको प्रोनाउन की तरह, तो हम प्रोनाउन डिटर्मिनर अलग नहीं किया, एडजेक्टिव में अलग पढ़ाएंगे। सबको क्या कर दिए, एक जगह कर दिए। और उसको भी करने का तरीका होता है कि सिर्फ करने से नहीं होता है, मुद्दा होता है कि उसको सही से कन्वे करना। अब ये सब जो है तीनों के तीनों की अगर बात करें तो ये किस चीज को दिखाने वाले हैं? टाइम को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं बेटा? और इन सबके साथ अगर हम आगे ऐड करने की बात करते हैं तो ऐड करेंगे पार्शियल इन्वर्जन। और पार्शियल इन्वर्जन क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब, यही तो कहता है सर। इसी चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये आपके लिए एक बहुत कमाल की चीज है इन्वर्जन, जो आपके अच्छे एग्जामिनेशंस में, अच्छे लेवल के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसको लिखो, फिर आगे एग्जाम्पल से समझते हैं सभी लोग। एक बार सारे लोग ध्यान देना। कहा जा रहा है कि जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होगा, ओनली होगा, तो ओनली के बाद टाइम एक्सप्रेशन होगा और टाइम एक्सप्रेशन के बाद पार्शियल इन्वर्जन। ओनली अपने आप में एक एडवर्ब होता है, एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब ऑफ टाइम जो सिंगल वर्ड होगा एडवर्ब, एक से ज्यादा वर्ड्स होंगे एडवर्बियल फ्रेज कहलाएंगे। और ये सारे एडवर्ब जो होंगे टाइम को दिखाने वाले होंगे। और जब सेंटेंस का स्टार्टिंग इससे होगा तो फिर हम आगे पार्शियल इन्वर्जन का यूज करेंगे, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। जैसा आप देख सकते हैं, ओनली देन, ओनली यस्टरडे, ओनली द नेक्स्ट डे, ओनली द एंड ऑफ द मंथ, ओनली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। यहाँ पे देन और यस्टरडे कैसा काम किया है? एडवर्ब, सिंगल वर्ड है टाइम को दिखाने वाला। यहाँ पे द नेक्स्ट डे और द एंड ऑफ द मंथ एडवर्बियल फ्रेज है जो किस चीज को दिखा रहा है? टाइम को दिखा रहा है। और ओनली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड क्लॉज है, इसलिए इसका क्या नाम रखे? एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। और इन सब के बाद वी नीड पार्शियल इन्वर्जन। बात समझ आ गया? चलो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन लिखो तो। प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत होना, कोई दिक्कत नहीं, गलत ही बोलना है तब तो सीखेंगे क्या?
पहले नहीं बोलते थे, आज बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है कि बोल तो रहे, सर लिख तो रहे, ये बड़ी बात है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। प्री के एग्जामिनेशन में ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्री में वहां क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे ना जो एग्जाम का लेवल एकदम तगड़ा वाला, कयामत वाला, जैसे एसबीआई पीओ का, सीजीएल मेंस में, तो मेंस में प्री में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब बैंकिंग में सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं बेटा कि आगे में क्या एडवर्ब आया है, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। देखो पूरा चलिए, अब इसके बाद हमें देखना है कि इन्वर्जन है या नहीं है। पहले एक बार देखो, ओनली के साथ सिंगल है तो एडवर्ब है, एक से ज्यादा एडवर्बियल फ्रेज, क्लॉज, क्लॉज, ठीक है। अब इसके बाद जो चीज आएगा वो कौन सा चीज होगा? पार्शियल इन्वर्जन। कैसा इन्वर्जन? कमाल की बात है। पार्शियल इन्वर्जन कहता है कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखो, फिर सब्जेक्ट रखो, फिर उसके बाद क्या रखो? मेन वर्ब रखो। तो देख लेते हैं उस तरीके से है कि नहीं। डोंट मी, सर V2 है तो यहां पे इस पार्ट में एरर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको हमको सही करना है, तो सही करना है तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। क्या होगा? डेड, उसके बाद द ट्रूथ, डॉन। डॉन का मतलब जब पहली बार किसी चीज को रियलाइज करते हैं, आपको समझ आता है कि अच्छा, तो ओनली देन, तब जाके, केवल तब मुझे सच के बारे में समझ आया। आप समझ रहे हो? अब देखो, ओनली लास्ट मंथ, केवल अंतिम महीने, वी वुड अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था हम लोग समझ पाए। क्या गड़बड़ हो गया बेटा? ये यहां पे क्या लिखना होगा? वुड वी, फिर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर देते हैं कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत था। चलो आ जाओ यहाँ पे, इसमें कोई गलती है क्या? अगले क्लास में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आगे जैसे है वैसे रहने देना है। यहाँ देखो, हेल्पिंग वर्ब है तुम्हारा, सब्जेक्ट है, फुली अंडरस्टैंड है, बाकी जैसे चीज है, तो ये 3 नंबर क्या हो गया? सही हो गया। 4 नंबर, ओनली व्हेन आई मेट नीतू, केवल तब जब मैं नीतू से मिला मैंने पाया सच्ची खुशी। गलती है क्या? क्या गलती है? हाँ, तो यहां पे आई फाइंड की जगह पे क्या लिखेंगे? डू आई फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। ये गलत हो गया, इसको सही कीजिए। ओनली व्हेन शी ट्राई टू रन, केवल तब जब उसने कोशिश किया दौड़ने का, उसने पाया कि उसका पैर, नीज जो है कि क्या है? इंजर्ड है। तो क्या करेंगे? शी डिस्कवर्ड की जगह पे डिड शी डिस्कवर। बात समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए। कोई कमी परेशानी हो तो तुरंत पूछिएगा। यहां पे ना एक चीज थोड़ा सा 4 नंबर में देखो, यहां फाइंड की जगह अगर फाउंड रहता तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि ये पास्ट का सेंस है। तो पास्ट के सेंस में इस फाइंड की जगह पे क्या लिखना सही रहेगा? ये फाइंड की जगह पे फाउंड रहता, ठीक है, क्योंकि पास्ट में है ना, पास्ट में ये चीज हुआ। तो वैसे कंडीशन में डू की जगह पे क्या लिखते हैं? डिड लिखते। बस इतना कर लेना। ठीक है भाई साहब, ये जो अदर एक्सप्रेशंस है ना, ये भी बेसिकली एडवर्ब्स ही होंगे, ये याद रखिएगा। ये भी अपने आप में क्या होंगे? एडवर्ब्स ही होंगे, ठीक है, किसी ना किसी रूप में। टाइम को छोड़ देते हैं, टाइम तो ऐसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें होंगी। जैसे सच एज करके हम देखना की कोशिश करेंगे, मैं बोलते जा रहा हूं, लिखते जाइएगा। जैसे ओनली, और लिखिए ओनली प्लस इन दिस वे,
ओनली के बाद क्या लिखोगे? इन दिस वे। दूसरा लिखो ओनली प्लस बाय वर्किंग हार्ड। बाय वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट लिखो ओनली प्लस इन अ फ्यू कंट्रीज। इन अ फ्यू कंट्रीज। only plus by using force। by using force। only plus by using force। एक और लिख लो only plus if clause। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इनके साथ भी अगर हम ऐड करने की बात करते हैं, इनके साथ भी अगर हम ऐड करने की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या ऐड होगा, बताओ जरा। पार्शियल इन्वर्जन। तो पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है? हाँ, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए। पहले ओनली इफ यू इंक्रीज द डिस्काउंट, इसमें कोई दिक्कत है जी? नहीं है। ओनली के साथ इफ क्लॉज है, यू इंक्रीज द डिस्काउंट। वी कैन पॉसिबली, एलवाई होता है ना। PUSSI BLY। वी कैन पॉसिबली एक्सेप्ट दिस डील। सही है, ये गलत है? क्या करे बताओ? हाँ, बस ये वी कैन है, इसको चेंज कर दीजिए और क्या हो जाएगा? हाँ सर, यहां पे हम यूज करेंगे कैन वी। ये आपका सही हो गया। चलो इसको आ जाओ। ओनली बाय यूजिंग फोर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द डोर कुड बी ओपन। सर ये पार्ट जो है कि इसमें गड़बड़ है, तो क्या हो जाएगा? कुड द डोर, आगे बी ओपन है, ये गलत हो गया। चलो आ जाओ। ओनली बाय वर्किंग हार्ड, केवल कड़ी मेहनत करके, ठीक है, प्रेम गॉट सक्सेस। तो इसमें क्या हो जाएगा? पास्ट है तो बेटा क्या लिखेंगे? डिड प्रेम गेट सक्सेस। ठीक है। और इसमें क्या है? ओनली इन अमेरिका, ये क्या हो जाएगा? यू फाइंड है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? डू यू फाइंड लिखेंगे। लिख लीजिए। कोई समस्या है तो पूछिए। हो गया? चलिए बहुत अच्छा। अगला स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ा है, इसको मैं फिर से जो बताने जा रहा हूं वो आपने पहले पढ़ा है। नॉट ओनली बट ऑल्सो याद है जी? ठीक है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो देखो क्या करता है, ये भी पार्शियल इन्वर्जन लेता है। अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे होगा? नॉट ओनली, तो इसके बाद क्या रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। जरूरत पड़ता है तो आगे फिर किसका यूज करते हैं? बट ऑल्सो का यूज करते हैं। ठीक है, आगे की चीजें जैसे होंगी उस तरीके से। इसको लिखो, फिर हम एग्जाम्पल पे डायरेक्ट आते हैं। ये भी पार्शियल इन्वर्जन ही लेगा जैसे नोट्स नोड में था। के बारे में कुछ और भी पढ़े थे, याद है क्या? इस बट ऑल्सो को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, यानी कि बट
इसके बीच में कोई वर्ड आ सकता है और फिर क्या हो सकता है, ऑल्सो हो सकता है, ये भी सही है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इस पे एग्जाम्पल लिखने की बात आती है, एक एग्जाम्पल लिखो क्वेश्चन। नॉट ओनली ही was late to work, not only he was late to work, but he also forgot लिखना, forgot, नॉट ओनली में यहां पे क्या होगा बेटा, हाँ वॉज पहले ही बाद में, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ओनली ही सिंग्स क्या होगा बेटा, डज ही सिंग हो गया, बाकी बट का और ऑल्सो के बीच में क्लॉज भी आ सकता है। क्लियर हो गया, लिख लीजिए जल्दी। हो गया यहां तक। प्लस नॉर इधर सो नॉर नीदर सो एज, सो के बाद एज प्लस पार्शियल इन्वर्जन, थोड़ा सा हम याद दिलाएंगे तो याद आ जाएगा। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लिख दिए तो समझिए कि ऑक्सिलरी वर्ब की भी बात की जा रही है। सेंटेंस का स्टार्टिंग में जो क्लॉज होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, उसके बाद कोई एक हो सकता है, नॉर, नीदर, सो या एज, और उसके बाद क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन। कुछ ऐसा सेंटेंस अगर आपको याद आया हो तो बहुत अच्छी बात है। सेंटेंस कुछ इस तरीके से था, शी डज नॉट ईट मीट नॉर आई डू। अगर ये आपके सामने ऐसा सेंटेंस हम लोग पढ़े थे, वह न तो वह मीट नहीं खाती है ना ही मैं खाता हूं, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि सेंटेंस को जरा गौर से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव क्लॉज है, क्योंकि इसमें क्या यूज किया गया है, नॉट, तो ये नेगेटिव है हो गया। फिर इस बीच में हमारा कंजंक्शन कौन है बेटा, नॉट। पार्शियल इन्वर्जन का था कि हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए, तो डू को पहले दे देंगे और आई को बाद में दे देंगे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही हो गया। अच्छा, दोनों का टेंस सेम होना चाहिए, तो अगर गौर से देखने की कोशिश करो तो यहाँ डज नॉट जो है, ये जो है डज और ये है डू, सेम टेंस होना चाहिए। सेम टेंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट। लिखिए, अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करके बताइए क्या होगा। कर देंगे, तो मन तो किया कि वो जो है कि चॉपर मांग ले, एक एरोप्लेन मांग ले, बोले 20 एकड़ जमीन खरीद दीजिए, क्या डिमांड पूरा कीजिएगा। ऐसे बिना डिमांड का शायद तो उन लोगों को पता चलता होगा, तो लगता है भाई कर ही लिया जाए। टाइम्स हैव चेंज्ड एंड सो आई हैड, तो बेटा सबसे पहले इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट करेंगे और इन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
हैव, ये एसएससी में पूछा गया था, और जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था ना उस साल के सारे ऑप्शंस गलत थे, क्योंकि जानते हो ऑप्शंस क्या क्या था? हैज आई, हैड आई, डिड आई, डू आई, और हैव आई था ही नहीं। तो क्वेश्चन ये चला गया था नेगेटिव में, लिख लीजिए, क्योंकि आई के साथ हैव आता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू। No expression phrases. No expression phrases. और इन्वर्जन में बात हो रही है पार्शियल की, लिख लीजिए। In no way the government can deny its guilt। अब ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, सही है गलत है आप समझ सकते हैं, बता दीजिए क्या होगा। हिंदी में नहीं क्या होगा कि किसी भी तरीके से सरकार गलती को मानने से इनकार नहीं कर सकती है, मतलब कोई वैसा तरीका है ही नहीं कि वो गलती को मानने से इनकार कर सकती है। तो आपको पता चल गया कि एरर क्या होगा, बताओ यहाँ पे क्या होगा? द गवर्नमेंट कैन में चेंज करेंगे, ये एरर हो गया आपका, तो क्या लिखेंगे? कैन द गवर्नमेंट। ये सारा पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये जो भी और नो काउंट्स कॉम्प्रोमाइज माई आइडियल्स। ठीक है, आइडियल्स का मतलब क्या होता है? आदर्शों की बात की जा रही है, ठीक है भाई, दिमाग लगाइए, गलती खोजिए, क्या होगा गलती? हाँ, अरे सिंपल सा बात है, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करोगे तो क्या होगा बताओ? बस इसको यहां से चेंज कर दीजिए, पार्शियल इन्वर्जन है, यहां पे क्या लिखेंगे? विल आई कॉम्प्रोमाइज माई आइडियल्स। चलिए हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग बनाइए, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस पार्शियल इन्वर्जन। सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस पार्शियल इन्वर्जन। सो प्लस
पार्शियल इन्वर्जन। अच्छा, एक चीज तुमको पता है एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनता है? एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनता है? कुछ एडजेक्टिव में जाना है, जाओ, चली जाओगी ना, मैसेज कर देना पहुंच के। किसी भी एडजेक्टिव में जनरली अगर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप याद कीजिएगा, मैंने जब एडजेक्टिव पढ़ाया था आपको तो ये पॉइंट वहां पे लिखाया था, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, केयरफुल, केयरफुली। याद आ रहा है? तो ही यहां ध्यान रखना है, एक बात यहां निकल के आएगी आपके सामने, और वो बात क्या है कि अगर हमारे सामने एडवर्ब ऑफ मैनर है तो ये बेसिकली एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी याद रखिएगा, हम ऐड करते हैं एल वाई। क्या ऐड करते हैं? एल वाई। और एल वाई ऐड करके हम इसमें क्या करते हैं? बनाने की कोशिश करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये याद रखना, कहीं भी ऐसा रहे स्टार्टिंग में सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर रहे तो आप पार्शियल इन्वर्जन का यूज करेंगे। इसको लिखिए। सेंटेंस आपके सामने रहेगा, इन्वर्जन आज तक आपने ऐसे इस रूप में देखा नहीं होगा, लेकिन आज आप चीजों को जब समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं बहुत कमाल के हैं। अब जरा इसको हम दिमाग लगाते हैं, बात करते हैं। सो क्विकली ही रैन दैट द अदर्स कुड नॉट कैच अप विथ हिम। गलती आपको दिख रहा होगा, सो है, क्विकली है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ही रैन, इसमें गलती हो गया, क्या लिखें बेटा? डिड पास्ट होगा ही, और उसके बाद क्या होगा? रन। ठीक है, सो बैडली ठीक है, यहां पे क्या गड़बड़ हो गया? शी प्लेड। सी प्लेड की जगह पे क्या लिखना होगा? डिड शी प्ले। ठीक है, सो वेल ठीक है, उसके बाद क्या होगा? परफॉर्म लिखा हुआ है तो क्या होगा यहां पे? डिड शी परफॉर्म। ठीक है, देख लीजिए। To such a degree to such an extent to such lengths plus partial inversion प्लस आगे देना है पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। सब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखना। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए। टू सच अ डिग्री, टू सच अ डिग्री डिड सुजाता make a noise that everyone rebuked her। सेंटेंस में इधर बताइए। इतना तेज सुजाता ने हल्ला किया कि सभी ने उसे डांटा। गलती बताओ।
नहीं पता, गलती है ही नहीं तो पता क्या इसमें, वो जबरदस्ती का गलती खोज रहा है। टू सच अ डिग्री मतलब उस हद तक, यहां तक ठीक है। उसके बाद पार्शियल इन्वर्जन डिड है, सब्जेक्ट है, V1 है, तो फिर अब गलती है ही नहीं, तो गलती नहीं, इसका मतलब सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। टिक कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लिखिए, टू सच एन एक्सटेंट Ram has completed the project. Ram has completed the project that everyone is commending. That everyone is commending. COMMENDING. Everyone is commending. To such an extent, Ram has completed the project. Ram has completed the project that everyone is commending. सेंटेंस में गलती है जी, क्या गलती है बताओ। तो सच एंड एक्सटेंड ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें गलती है, हैज को उठा के इधर और इसको उठा के आगे कर दो। हैज राम कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। Adverbs of place plus complete inversion, ये ध्यान रखना है। कंप्लीट इन्वर्जन किसे कहते हैं बेटा, जिसमें कैसा भी वर्ब जो होगा पहले होगा उसके बाद सब्जेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेसेस कौन कौन होते हैं। ठीक है, जैसे आप हियर की बात करें, देयर की बात करें, लिखते चलो, लिखा रहे, फास्ट लिखो। अवे लिख सकते हैं, आउट, अप, इंडोर्स, आउटडोर्स, कोई भी वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग हो या सीधा वर्ब ही लिखते हैं ज्यादा बेहतर है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट, कंप्लीट इन्वर्जन। लिखिए, प्लस का साइन दे सकते हैं। और जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा ना जी। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, बहुत कमाल का चीज है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, क्या क्या, नाउन या
लेकिन इस स्ट्रक्चर में यहां सिर्फ नाउन का यूज करोगे। अगर ये यहां पे कोई प्रोनाउन का यूज कर देगा तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपको प्रोनाउन का यूज करना है तो इस पूरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा और आपको यहां पे सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का यूज करना होगा, इन्वर्जन खत्म हो जाएगा। जब ये सब्जेक्ट क्या है बेटा, हाँ प्रोनाउन होगा। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इस पे अक्सर गलती करते हैं और वो पॉइंट मैं बहुत आसानी से आप लोगों को बता दिया हूं, ये ध्यान रखना। जल्दी लिखो। सेंटेंस बोलो जरा। आइए चलो भाई, गलती बताओ जल्दी जल्दी। सही है गलत है? हियर इज द मनी, ठीक है, मनी के पहले आया, कोई दिक्कत नहीं है, तो अलग क्लॉज आई प्रॉमिस यू, सेंटेंस सही हो गया। ये बताओ, हियर कम्स द बस, कम्स पहले है, बस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा वर्ब है। हियर आर वी सही है जी, सही है। प्रोनाउन को नहीं यूज करेंगे, इसको आगे लेके जाना होगा, तो उसी को कन्वर्ट किए, हियर वी आर, ये सही हो गया। प्रोनाउन था तो प्रोनाउन पहले आ जाएगा। अवे वेंट राधिका, सही है, ठीक है। देयर गोज मोहन, देयर भी ठीक, गोज भी सही, मोहन भी सही, लिख लीजिए। फास्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेज, प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेज। प्लस कंप्लीट इन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेज मतलब ऐसा प्लेस दिखाने वाला तो वर्ड, ऐसे एडवर्ब होता है, लेकिन अब सिंगल वर्ड नहीं होगा। यहां जितने भी वर्ड थे, अगर गौर से देखोगे, हियर की बात करें, वे की बात करें, देयर की बात करें, ये सारे के सारे सिंगल वर्ड हैं। लेकिन अब जो आएंगे वो फ्रेज आएंगे। क्या कहेंगे, जैसे लिखिए नीचे, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, एक के नीचे एक लिखना, नो वेयर एल्स, नो वेयर एल्स, अराउंड द कॉर्नर, nowhere else, around the corner, under the table, लिखते चलो, under the table, पास लिखो, in the valley, in the valley, outside the gate, in the valley, outside the gate, next लिखिए, on the bed, on the bed, under the tree, 10 miles beyond the college, 10 miles beyond the college, 10 miles beyond the college, वो लिख दे रहे हैं।
10 miles beyond the college। और क्या लिखा है, ऑन द बेड, अंडर द ट्री। ये जो भी आपको दिख रहे हैं इन सबके साथ क्या यूज करेंगे, कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन। तो कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लिखिएगा फास्ट। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखिए तो जरा। ऑन द टेबल on the table was all the money on We have lost outside the gate. Outside the gate. Where these policemen which up in the air. The balloon range. चलो गलती पता है ना, इसमें कोई गलती है जी? ऑन द टेबल है, बी का एक फॉर्म है वॉज, ये पहले है और कोई वर्ब है नहीं इस क्लॉज सब्जेक्ट का, तो ठीक है। बाकी तो अगला क्लॉज है, कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड द गेट यहाँ तक तो ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज है प्लेस से रिलेटेड। वर्ब भी ठीक है। गलती क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट दिस पुलिसमैन है, तो इस वेटिंग को क्या करना होगा, यहाँ लाना होगा, वर वेटिंग द पुलिसमैन। बात समझ में आ गया? इस वेटिंग को उठा के कहाँ लाना होगा, हाँ वर के बाद और दिस पुलिसमैन के पहले। जो भी वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के पहले होगा। चलो अप इन द एयर, ये तो तुम्हारा एडवर्बियल है, क्या करें बताइए, वेंट को उठाइए और इसके आगे यहाँ पे ले आइए इस वेंट को, बस। अभी नहीं कि डिड कर देंगे, डिड का कोई जरूरत नहीं है, वो तब जरूरत होता है जब हेल्पिंग वर्ड चाहिए होता है, यहाँ जरूरत नहीं है, बस वर्ब को उठा के यहाँ कर दीजिए, इस पोजीशन पे ला दीजिए, इसको इस पोजीशन पे ला दीजिए, सही हो जाएगा। लिख लीजिए। हो गया। इन्वर्जन यहाँ पे खत्म होता है। इन्वर्जन का एक पॉइंट आपको मैंने और भी पढ़ाया, जब कंजंक्शन पढ़ाया था, याद कीजिए। इफ क्लाउज मैंने बताया था, इफ क्लाउज में मैंने बताया था इफ प्लस एक स्ट्रक्चर याद आना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ। कंडीशनल क्लाउज में कुछ ऐसा मैंने लिखाया था, अगर एक पॉइंट और आप देखना चाहते हैं तो कंडीशनल क्लॉज, अच्छा कंडीशनल क्लॉज को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं जनरली इफ क्लॉज। कौन सा क्लॉज लिख सकते हैं, इफ क्लॉज। अगर पीछे का रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा याद कीजिए कि कंडीशनल क्लॉज इफ क्लॉज में सर ने क्या बताया था। अगर आपको याद होगा तो इसमें मैंने कुछ दो तीन स्ट्रक्चर्स आपको बताए थे, कुछ याद है क्या, इफ के साथ क्या क्या होगा नहीं होगा, वहां भी कैसे यूज करते हैं। तो यहां भी इन्वर्जन का यूज होता है, बात समझ में आ रहा है। कंप्लीट इन्वर्जन हो जाता है जनरली। उसमें एक हम यहां पे दिखा देते हैं।
स्ट्रक्चर आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जामिनेशन में यहां से भी पूछा जाता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड, फिर से यहां पे कुछ सब्जेक्ट ही आता है क्योंकि कंडीशनल होता है, और उसके बाद कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ठीक है, और फुल स्टॉप। जैसे एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ एग्जांपल आपको पता होगा, इफ आई were a bird, I would fly in the sky, ठीक है। ये सेंटेंस अपने जगह सही है, लेकिन मुझे अगर इसे इन्वर्जन में कन्वर्ट करना है तो यहां देखिए इस वाले क्लॉज में चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वर को बस पहले कर दीजिए, वर आई अ बर्ड, इसको उठा के हमने आगे कर दिया, इफ हटा दिया, तो ये आपका एक बन गया इन्वर्जन का केस, याद रखिएगा, लिख लीजिए इसे। फिक्स नंबर देता है, कोई तामझाम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लास्ट के 2 पॉइंट्स में आपने देखा है कंप्लीट इन्वर्जन है, बाकी सारी जगह कहां है, पार्शियल इन्वर्जन। मतलब अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जनरली आप पार्शियल इन्वर्जन पर बना सकते हैं, और कोई बहुत जरा बड़ा चीज नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेगा। जिस दिन लेवल बढ़ाया एग्जामिनेशन का तो क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, तो आप तैयार रहिए, रिवीजन कीजिए। इन्वर्जन को यहाँ खत्म करते हैं, इससे ज्यादा इन्वर्जन आपको पढ़ना भी नहीं है, अप टू द मार्क लेवल में मैंने इन्वर्जन पढ़ा दिया, इससे ज्यादा इन्वर्जन आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए। एडवर्ब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल कौन सा दिन है, फ्राइडे ना, तो कल टेलीग्राम देख के आइएगा, क्योंकि हो सकता है मुझे कल पटना से बाहर निकलना पड़ेगा, तो कल क्लासेस में भी पोस्टपोन्ड रहेंगे आपके, ठीक है। और मैसेज अगर रहा कि क्लास होगा तभी आना है, कोई मैसेज नहीं का मतलब क्लास नहीं होगा, ठीक है, या फिर हम मैसेज डाल देंगे नहीं का भी, और आने का होगा तो वो भी डाल देंगे, ठीक है। उसके बदले हम लोग सैटरडे को क्लास करेंगे, वो भी मैसेज में दे दूंगा। संडे को भी हो सकता है मैं क्लास रखूंगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। संडे को मोस्ट प्रोबेबली सुबह में क्लास रखेंगे।